आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये देखे थे कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल ये बराबर होता था E0R माइनस E0L, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट इलेक्ट्रोड। इसमें से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट लेफ्ट इलेक्ट्रोड हम लोग क्या करते थे, ये घटा देते थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ E0 सेल। देखिए ई सेल, इसका एप्लीकेशन हम लोग इसलिए यूज नहीं करेंगे या नहीं होगा क्योंकि ई सेल का मान इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा। ये प्रत्येक कंसंट्रेशन या प्रत्येक टेम्परेचर पे इसके मान बदलते रहेंगे, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, इसका मान हमेशा कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन ये होगा कि रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट ये होगा रिलेशन बिटवीन E0 सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम लोग Kc से इंडिकेट करते हैं। हमारा जो गैल्वेनिक सेल था ये था जिंक गोज टू Zn2 प्लस, मान लो कंसंट्रेशन इसका C1 था, सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस, कंसंट्रेशन हो गया क्या C2 गोज टू Cu। ये हमारा क्या था, कोई गैल्वेनिक सेल था। अब इस गैल्वेनिक सेल में क्या क्या चीज होता था, ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड बिहेव करता था एनोड के तरह, और कॉपर इलेक्ट्रोड ये बिहेव करता था किस तरह, कैथोड के तरह। एक कंपार्टमेंट में जिंक इलेक्ट्रोड था, दूसरे कंपार्टमेंट में हमारा क्या था, कॉपर इलेक्ट्रोड था, और ये दोनों एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिज से जुड़े थे। याद करो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था तो जिंक रॉड इससे क्या होते थे, जिंक सॉल्यूशन में Zn2 प्लस के रूप में आते थे, और कैथोड पर क्या होता था, Cu2 प्लस, ये करते थे क्या, इलेक्ट्रॉन का गेन करते थे, और कॉपर सॉलिड के रूप में क्या करते थे, ये कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होते थे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखे थे कि एनोड यानी जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता था, फ्लो करता था किस तरह, कॉपर इलेक्ट्रोड के तरफ प्रवाहित करता था। तो जब हम सिर्फ एनोड का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, उस समय ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और ये भी कैथोडिक कंपार्टमेंट भी हमारा पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो एनोड से कैथोड के तरफ चला गया, लेकिन यहां Zn2 प्लस जो एक्सेस थे ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन को पॉजिटिव करने लगते हैं, और कैथोडिक एंड में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, सरप्लस होने लगेगा। और इस तरह से इस जिंक इलेक्ट्रोड पर ये कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाएगा, या ये कहो कैथोड पर जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां होगा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। दूसरा ये होता है, अब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर देखें तो यहां डेंसिटी कम हो गया, यहां बढ़ गया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम लोग काउंट करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम EP से इंडिकेट कर देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होने लगेगा, ये इंक्रीजेस, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होने लगेगा, ये होगा डिक्रीजेस।
ये हो जाएंगे डिक्रीजेज। देखिए इसका वैल्यू कितना था, -0.76 वोल्ट होता है, इसका वैल्यू कितना होगा, +0.34 वोल्ट होगा। अब ये वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, ये 0.34 से कम होने लगेगा और ये इसका मान बढ़ेगा, तो ये -0.76 से जो होगा ये घटने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान समान हो जाएगा और उस स्थिति में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रुक जाएगा और ये हमारा जो सेल रिएक्शन था ये सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब इस स्थिति में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड दोनों अगर बराबर हो जाता है तो ये सेल रिएक्शन क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये होता है Zn सॉलिड Cu2+ एक्वस, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तो बट नेचुरल है, इस पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा Kc बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, यानी एक प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बटा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इसका रेशियो बराबर होगा Kc के। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो समाप्त हो जाएगा तो ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा, ई सेल का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लोग ई सेल का मान जानते हैं कि इसे किस तरह से लिखा जाता है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब इस के लिए ई सेल का मान हम लोग लिखते हैं। कल इसके पहले वाले वीडियो में नस्ट इक्वेशन में हमने ये देखा था कि किस तरह से किसी भी गैल्वेनिक सेल के ई सेल का मान हम लोग लिखे थे। तो यहां देखो ये सेल रिएक्शन हमारा ये था, सेल रिएक्शन क्या था हमारा, Zn प्लस Cu2+ गिव्स आउट, ये होगा Cu प्लस Zn2+। तो नेक्स्ट इक्वेशन से ये आया था, याद कीजिए, ई सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये होता है लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू Zn2+ अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू Cu2+। अब देखिए सारे वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, यानी R का मान 8.314 T एट 25 डिग्री C 298 केल्विन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और F होता है हमारा क्या, F होता है फैराडे कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आता था E सेल बराबर ये होगा E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N, ये हो जाएगा लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब देखो इस ये पूरा कितने के बराबर हो गया था, Kc के बराबर। और जब ये सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया था तो ये ई सेल का मान कितना हो जाता है, ई सेल का मान हो जाएगा कितना, 0। कब, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस स्थिति में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। वैल्यू रखिए 0।
इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n log Kc, और इसको ये ले आइए तो ये रिलेशन हो गया E0 सेल बराबर 0.0591 बाई n log Kc। तो ये हमारा E0 सेल या स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन होगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, ये कोई सेल रिएक्शन दिया है। ये हो गया 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। अब ये कहता है कि इसके लिए, और ये भी यूज कर लेते हैं, E0 Cu2 प्लस अपॉन Cu, ये है आपका प्लस 0.34 वोल्ट, और दूसरा होगा E0 Ag प्लस अपॉन Ag, ये हो गया 0.80 वोल्ट। अब ये कहता है कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला ये है फॉर्मूला हमारा, ये हो गया क्या, देखिए E0 सेल बराबर 0.0591 बाई n log Kc। अब E0 सेल कितने के बराबर होता है, E0R माइनस E0L। तो अब यहां देखो कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सीधा सेल रिएक्शन से काउंट कर लीजिए कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। यहां देखो कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड के तरह व्यवहार करेगा और जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड के तरह व्यवहार करेगा। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होगा वो एनोड के तरह बिहेव करेगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अधिक होगा वो व्यवहार करेगा किस तरह से, वो व्यवहार करेगा आपका कैथोड के तरह। तो ये होगा राइट साइड में कैथोड है, तो राइट साइड में अगर कैथोड है तो वैल्यू हो जाएगा आपका 0.80 माइनस 0.34 इक्वल टू 0.0591 n हो जाएगा कितना, देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है, ये वैल्यू हो जाएगा log Kc। अब इसको अगर घटा दो तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.46, इसको अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये होगा 0.02955, ये हो जाएगा log Kc, और ये हो जाएगा आपका log Kc बराबर 0.46 अपॉन 0.02955। अब ये काउंट कर लो, यहां कर ले रहे हैं log Kc। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15.5668। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या करेगा, Kc का मान दे देगा। तो ये हो जाएगा Kc बराबर, ये होगा एंटी लॉग 15.5668। देखिए एंटी लॉग का मान देखने के लिए एक तरीका मैं बता रहा हूं कि एंटी लॉग का जो भी सारणी या टेबल है, देखिए इसका प्रारंभ होता है 0.00 से और ये जाएगा कहां 0.99 तक। इसके बाद फिर देखिए 0 to 9 ये होगा, और इसके बाद फिर 1 से लेकर 9 तक के मान होंगे। अब डेसिमल के बाईं तरफ जो संख्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप एंटी लॉग का टेबल देख लीजिएगा। अब डेसिमल का पहला जो 2 डिजिट है यानी 56, आप यहां देखिएगा 0.56
यहां पर जो 6 का वैल्यू है, जो भी मान आता हो, ये मान लो सपोज करो ये मान x है, इस मान को हम काउंट कर लेंगे, 4 डिजिट में मान ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या है 6, तो यहां पर जो 6 का वैल्यू होता है ये मान लीजिए हम काउंट कर लिए। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे, जो भी मान आए, मान लीजिए मान हो गया कितना, सपोज करो z, ये सारे वैल्यू जो होंगे ये डेसिमल में आएंगे। अब डेसिमल के पहले जो संख्या होता है इसमें 1 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर हो जाएगा। यानी डेसिमल के पहले 15 है तो ये हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 16। और इस तरह से हम लोग इसके वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। अब इसका मान देखोगे तो ये आएगा केसी बराबर होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 15। और इस तरह से हमको E0 सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल का मान ज्ञात हो तो हम केसी का मान ज्ञात कर सकते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा पहला इसका एप्लीकेशन होगा। अब इसको पहले नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग फ्री एनर्जी से रिलेट करते हैं। E0 सेल के मान को हम लोग फ्री एनर्जी से रिलेट करते हैं। तो ये होगा दूसरा, ये होगा इसका गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ये हो जाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, अब हम सिस्टम को मान लो एनर्जी देते हैं, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम सिस्टम को जितनी एनर्जी देते हैं पूरा का पूरा वर्क डन नहीं होता है। इस एनर्जी का कुछ ही फ्रैक्शन ये वर्क डन में काम आता है। तो जितना हम सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसका जो भी फंक्शन या जो भी फ्रैक्शन यूजफुल वर्क डन में या कार्य करने में खर्च होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्री एनर्जी कहेंगे। तो फ्री एनर्जी को हम ये कह सकते थे कि एनर्जी यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, इसको हम नाम देते हैं क्या, फ्री एनर्जी कहते हैं। अभी हमने देखा था कि हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा, तो ये गैल्वेनिक सेल हमने क्या किया कि इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इसका एक्सचेंज हो जाता है किसमें, इसका एक्सचेंज हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम लोग इसमें सिस्टम को कोई एनर्जी नहीं देते। तो जब हम सिस्टम को कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि और सिस्टम अगर हमारा कोई वर्क डन कर रहा है, कोई इस पे कार्य हो रहा है, तो ये भी जानते हैं कि कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सिस्टम को कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, सिस्टम हमारा क्या होगा, ये वर्क डन कर रहा है या इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है, तो उसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी। बिना एनर्जी के तो कोई वर्क डन होगा नहीं। तो फिर एनर्जी आएगा कहां से, तो ये जो फ्री एनर्जी था इसमें क्या होता है, डिक्रीज होगा, या ये कह सकते हो कि ये सिस्टम का जो फ्री एनर्जी है यही वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब सिस्टम का एनर्जी ये वर्क डन में खर्च होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, ये सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, ये घटने लगेगा। तो ये कह सकते हैं यहां कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज ड्यू टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी
ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम का फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा और वर्क डन होगा, यही सिस्टम का फ्री एनर्जी, यही वर्क डन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन इलेक्ट्रिकल, ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस डेल जी। ये हो जाएगा डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। या फिर इसको भी ये कह सकते हो कि मैक्सिमम वर्क डन, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के बराबर होगा। तो ये तो कंडीशन होगा गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अगर मान लो हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा था कि सिस्टम को हम लोग क्या करते थे, एनर्जी प्रोवाइड करते थे और बैटरी से हम लोग इसको जोड़ते थे। तो जब हम सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वर्क डन के लिए हमको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में फ्री एनर्जी का मान क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने सिस्टम को कोई एनर्जी नहीं दिया। अब ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन हमारे दो तरह के होते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, साइन हमारा क्या हो जाएगा, फ्री एनर्जी का मान निगेटिव होगा। तो वर्क डन यहां जो होता है, ये वर्क डन होता है क्या, निगेटिव वर्क डन। देखिए वर्क डन का एक कन्वेंशन होता है। मान लो कन्वेंशन ये है कि सपोज करो ये हमारा कोई सिस्टम है और ये कोई हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है। अब ये मान लीजिए ये हमारा हो गया क्या, सिस्टम, और सारा जो होगा ये हो जाएगा क्या, सराउंडिंग। अगर मान लो ये सिस्टम हमारा एक्सपेंशन करता है, यानी ये मान लो यहां से बढ़कर यहां जाता है, तो अगर वर्क डन सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर किया जाता है, अगर मान लीजिए इस तरह का कंडीशन है कि वर्क डन जो होंगे ये किसके द्वारा किए जाएंगे, ये वर्क डन सिस्टम के द्वारा किस पर किया जाएगा, सराउंडिंग पर किया जाएगा। तो ये वर्क डन होता है किसके बराबर, निगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। और इसका मतलब ये है कि वर्क डन के इक्विवेलेंट एनर्जी सिस्टम से क्या हो जाएगा, कंज्यूम होगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, वर्क डन सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर किया जा रहा था, एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, सिस्टम। तो यहां वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरे तरह का वर्क डन ये होता है कि अगर मान लो वर्क डन सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर किया जाता है, तो इस स्थिति में यानी ये कह सकते हो कि अगर मान लो सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर किया जाता है तो ये वर्क डन कहलाता है क्या, पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है कि वर्क डन के इक्विवेलेंट एनर्जी सिस्टम में जुड़ जाएगा। ये हमारा वर्क डन का कन्वेंशन या ये कहिए मान्यता होता है कि यदि वर्क डन सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पे किया गया तो ये वर्क डन कहलाता है निगेटिव वर्क डन। और निगेटिव वर्क डन का मतलब ये है कि वर्क डन के इक्विवेलेंट एनर्जी सिस्टम से क्या होगा, कंज्यूम कर जाएगा। और अगर मान लो वर्क डन सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर किया जाता है तो फिर उस स्थिति में क्या होगा कि ये वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन कहलाते हैं। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब ये होता है कि वर्क डन के इक्विवेलेंट एनर्जी सिस्टम में जुड़ जाएगा। और इस तरह से चूंकि गैल्वेनिक सेल में सिस्टम को हमने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं किया, ये वर्क डन किसके द्वारा किया गया, सिस्टम के द्वारा किया गया। किस पर किया गया, सराउंडिंग पर किया गया। तो ये वर्क डन हमारा क्या होता है, निगेटिव वर्क डन होता है। अब इसको पहले नोट कर लीजिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये हमने देख लिया कि अगर गैल्वेनिक सेल के द्वारा कोई वर्क डन होगा तो ये एट द कॉस्ट ऑफ फ्री एनर्जी होगा। तो अब ये था कि अगर मान लीजिए ये है आपका इलेक्ट्रिकल
वर्क डन, ये कितने के बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, passed in external circuit and EMF of cell, क्योंकि इतना ही जो होगा ये क्या होगा? ये वर्क डन होगा। ये बराबर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना वर्क डन होगा। और एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा? जितना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और प्रोडक्ट किसके होगा? ईएमएफ ऑफ द सेल के। हमने याद कीजिए ये कहे थे कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर एक्सटर्नल सर्किट में प्रवाहित होता है तो उस स्थिति में क्या होता है? 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है या फिर 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है। और अगर मान लीजिए एक्सटर्नल सर्किट में अगर n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो ये जो होंगे कितने के बराबर हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे किसके? ये बराबर हो जाएंगे NF के। और ये कह सकते हो कि EMF ऑफ द सेल, ये मान लो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई सेल से। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हो गया? ये देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क डन बराबर हो जाएगा क्या? N E सेल F, इतने के बराबर होगा। अब देखो हमने इसमें क्या किया, फिर से इसको एक बार इंडिकेट कर दे रहे हैं कि हमने गैल्वेनिक सेल में ये कहा कि अगर गैल्वेनिक सेल के द्वारा कोई वर्क डन किया जा रहा है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ फ्री एनर्जी होगा। जितना वर्क डन होगा ठीक उतना ही फ्री एनर्जी में चेंज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि वर्क डन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा ये बराबर किसके हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल, इसके बराबर होगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है कि एक्सटर्नल सर्किट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं और ईएमएफ ऑफ द सेल इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो 96,500 कूलाम या 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। अगर मान लो n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो NF इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? ये प्रवाहित होगा। और ये मान लेते हैं कि ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल अगर मान लीजिए ई सेल है तो कितने के बराबर हो जाएगा? वर्क डन, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बराबर हो जाएगा NE सेल F के, और यही बराबर हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और हमने अभी पहले ये भी देखा था, याद कीजिए, वर्क डन इलेक्ट्रिकल ये होता है वर्क डन इलेक्ट्रिकल, ये बराबर किसके था? ये माइनस डेल जी के बराबर होता था। अब इस दोनों को इक्वेट करो तो ये होगा माइनस डेल जी बराबर ये होगा एन ई सेल एफ के बराबर हो जाएगा। जहां डेल जी किस चीज को इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा चेंज ऑफ फ्री एनर्जी को, एन इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को, एफ इंडिकेट करेगा किसको? फराडे को, और ई सेल इंडिकेट करेगा ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल को इंडिकेट करेगा। अब मान लीजिए इसको अगर कंप्यूट करते हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू से,
तो स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा -del0 बराबर n। तो अब इसके मान को भी आपको लेना पड़ेगा क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू, तो E सेल F, और इस तरह से हम E0 सेल या E सेल के सहायता से फ्री एनर्जी चेंज का मान हम लोग क्या करेंगे, ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ये है, हम लोग एक टर्म पढ़े होंगे या जानते होंगे जिसको नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर इसको कहो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस चेंज भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए शर्त होता है या ये कि डेल जी का मान हमेशा या फ्री एनर्जी का मान हमेशा निगेटिव हो। तो गैल्वेनिक सेल में जो सेल रिएक्शन होते हैं, क्या ये सेल रिएक्शन संभव है या सेल रिएक्शन संभव नहीं है? अगर मान लो सेल रिएक्शन संभव है तो फिर इसके लिए डेल जी का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और डेल जी का मान अगर पॉजिटिव होता है तो हम सीधा कहेंगे कि ये सेल रिएक्शन संभव नहीं है। तो इसका हम एक और यूज कर सकते हैं, और ये यूज कर सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन को ये बता सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है, संभव है, या फिर जो होगा ये संभव नहीं है। दूसरा, इसके सहायता से हम लोग गैल्वेनिक सेल या के सेल रिएक्शन के फ्री एनर्जी का मान भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब ये था कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होगा वैल्यू ऑफ डेल जी क्या होना चाहिए, मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए। डेल जी का मान ये क्या होना है, आपको निगेटिव होना है। अब देखो डेल जी का मान किस किस चीज पे निर्भर करेगा, n पर, E0 सेल पर और F पर। आप ये जानते हैं कि n इंडिकेट करेगा किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ये क्या होगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन निगेटिव नहीं होगा। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो डेल जी का मान क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो फिर जो होगा ये निगेटिव रहेगा। तो n का मान डेल जी के साइन को प्रभावित नहीं करेगा। F जो होते हैं ये होगा 96500, ये इंडिकेट करता है किसको, ये फराडे को इंडिकेट करेगा। इसका मान होगा 96500 कूलम ये होता है। ये भी वैल्यू हमारा क्या होगा, ये भी वैल्यू हो जाएगा क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। तो F का मान भी डेल जी के साइन को प्रभावित नहीं करेगा। अब आपका बच गया क्या, E0 सेल। E0 सेल आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मान लो डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव है, ये जो होगा E0 सेल का मान पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा डेल जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर E0 सेल का मान निगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो डेल जी का मान हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो अगर n का मान कोई फैक्टर नहीं कर रहा है, f का मान कोई साइन में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो अगर E0 सेल का मान पॉजिटिव होगा तो ये कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर मान लो डेल जी का मान पॉजिटिव होता है, डेल जी का मान पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम सीधा E0 सेल का मान अगर निकाल लें और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन संभव होगा, और अगर मान लीजिए वैल्यू निगेटिव आता है तो ये रिएक्शन संभव नहीं होगा। और इस तरह से ये बता सकते हैं कि कौन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन जो होंगे ये स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने देखा था कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या संभव है या नहीं है।
इसके लिए एक हमने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि अगर E0 सेल का मान पॉजिटिव होता है तो डेल जी का मान निगेटिव होता था और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते थे, और अगर E0 सेल का मान निगेटिव होता है तो डेल जी का मान पॉजिटिव होगा और ये रिएक्शन संभव नहीं होंगे। यहां पर देखिए दो सेल रिएक्शन दिए हुए हैं और इसको बताना है कि कौन रिएक्शन संभव है या कौन रिएक्शन संभव नहीं है। तो अब सबसे पहला काम इस तरह के कंडीशन में देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो देखिए यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड के तरह बिहेव करेगा और जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड के तरह। हम ये जानते हैं कि E0 सेल बराबर हो जाएगा क्या, E0R माइनस E0L। तो जिंक इलेक्ट्रोड बिहेव कर रहा है किस तरह, कैथोड के तरह, तो ये राइट साइड में लिखा जाएगा, यानी ये होगा E0Zn2 प्लस अपॉन Zn माइनस E0Cu2 प्लस अपॉन Cu। देखो दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं, ये हो गया माइनस 0.76 माइनस इसका था प्लस 0.34। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 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 1.1 वोल्ट। अब इसका मान क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब रिएक्शन 1 जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, नन स्पॉन्टेनियस, यानी ये नन स्पॉन्टेनियस होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका संभव नहीं होगा। अब दूसरे रिएक्शन में देखिए, अब यहां देखो आयरन का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, तो आयरन होगा हमारा क्या, किस तरह, एनोड, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, तो कॉपर हो जाएगा क्या हमारा, कैथोड। तो ये हो जाएगा E0 सेल बराबर E0R माइनस E0L। तो राइट साइड में कॉपर हो जाएगा, तो ये होगा E0Cu2 प्लस अपॉन Cu माइनस E0 Fe2 प्लस अपॉन Fe। ठीक, अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 0.34 माइनस 0.44। अब इसको जोड़िएगा तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये होगा 87 यानी 0.78 वोल्ट। तो E0 सेल का मान पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या, स्पॉन्टेनियस, या ये कह सकते हो फिजिबल, या ये कह सकते हो कि इट इज पॉसिबल, यानी ये रिएक्शन जो होंगे ये पॉसिबल होंगे। तो अगर हम लोग इस तरह का कंडीशन होगा तो एक ये भी चीज बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन संभव है या कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है। इसके लिए सबसे आसान तरीका, ये तो हमको मालूम है E0 सेल बराबर होता है E0R माइनस E0L। सेल रिएक्शन को देखकर पकड़ लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड के तरह बिहेव करेगा और रखा जाएगा किस तरह, ये रखा जाएगा लेफ्ट साइड, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या करेगा, कैथोड के तरह बिहेव करेगा और रखा जाएगा कहाँ, ये रखा जाएगा राइट साइड में रखा जाएगा। और दोनों के वैल्यू को रखकर ये E0 सेल का मान निकालेंगे। अगर E0 सेल का मान पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन संभव है, अगर मान लीजिए निगेटिव होता है तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। अब ये देखते हैं कि किसी एक और क्वेश्चन से कि डेल जी का मान किस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन ए डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल E0 ये दिया हुआ है कितना, ये आपका दिया है 1.1 वोल्ट। फाइंड द स्टैंडर्ड डेल जी, यानी डेल जी 0। फाइंड द स्टैंडर्ड डेल जी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन आपका ये है, रिएक्शन आपका ये है Zn सॉलिड प्लस
Cu2 plus aqueous gives out Cu solid plus Zn2 plus aqueous। इस रिएक्शन के लिए देखिए अभी हमने क्या देखा था कि डेल G0 बराबर माइनस Ne0 सेल F, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया कितने, 2 के बराबर। तो ये हो गया माइनस, वैल्यू रखिए, ये हो गया कितना, ये हो गया 2। E0 सेल कितना हो गया, ये दिया है 1.1 और F का मान होता है 96500 कूलाम। ये होगा 96500 कूलाम। तो ये क्या हो गया, E0 सेल हो गया हमारा वोल्ट, ये हो गया क्या, कूलाम। तो ये होता है वोल्ट कूलाम, ये बराबर हो जाएगा किसके, जूल के बराबर होता है। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.211.30 किलो जूल। और इस तरह से हम लोग सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मान भी काउंट कर सकते हैं। अब पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कि डेल जी के मान से या E0 सेल के मान से हम लोग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, या रिएक्शन संभव है या नहीं है, इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हमने प्रारंभ में ये देखा था, अब इसका एक्सटेंशन और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, एज वी नो दैट, ये हमने देखा था, याद करो, E0 सेल बराबर था 2.303 RT अपॉन NF log Kc। देखिए इसी के मान का सब्स्टिट्यूशन हम करके हमने ये लिख लिया था, E0 सेल बराबर 0.0591 बाई N log Kc। अभी हमने क्या देखा था, अभी हम लोग ई से ये जो होगा ये देखे थे कि माइनस डेल G0 बराबर होता था क्या, Ne0 F के बराबर होता था। अब E0 का मान रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E0, ये होगा माइनस डेल G0 इक्वल टू NF। E0 के जगह क्या रख दोगे, 2.303 RT अपॉन NF log Kc। NF NF कैंसिल हो गया, माइनस डेल G0 बराबर होगा 2.303 RT log Kc। और इस तरह से ये रिलेशन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी चेंज या फ्री एनर्जी से रिलेट हो गया। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, यहां देखिए R का मान कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सी या 298 केल्विन कांस्टेंट है। अब यहां पर एक वैल्यू है आपका क्या, डेल जी। तो किसी भी प्रॉपर्टीज को हम दो भाग में बांटते हैं, एक को नाम देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरे को नाम देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं कि सच प्रॉपर्टीज which depends upon mass of system, जो सिस्टम के मास पर निर्भर करता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जितने भी एनर्जी के टर्म हैं ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे मान लो ये हमारा फ्री एनर्जी है, ले सकते हैं। अब मान लीजिए एक मोल का फ्री एनर्जी अगर मान लीजिए सपोज कीजिए x है, तो हमारे पास सिस्टम में अगर x मोल है तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक मोल का अगर x है तो n मोल का क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। तो ये सिस्टम के मास पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है,
वॉल्यूम क्या होता है, अगर मान लो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है तो 2 का क्या हो जाएगा 2 × 22.4। यह भी निर्भर करेगा किस पर, यह निर्भर करेगा मास ऑफ सिस्टम पर। और दूसरा ये होता है, ये होगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ये कहते हैं कि सच प्रॉपर्टीज which does not depends upon mass of system। ये जो होगा ये मास ऑफ सिस्टम पर निर्भर नहीं करता। और ये हो जाएगा आपका क्या E0 सेल, ये जो होंगे ये इसके मास पर निर्भर नहीं करेंगे। अगर मान लो ये मास पर निर्भर करता तो हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन का अगर गैल्वेनिक सेल बनाते तो हर स्थिति में E0 सेल का मान क्या हो जाता, ये अलग अलग हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनर्जी के जितने भी टर्म है सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं वैसे प्रॉपर्टीज को जो सिस्टम के मास पर निर्भर करता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं जो सिस्टम के मास पर निर्भर नहीं करता। यहां पर हमारा E0 सेल ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा, और डेल जी जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। तो इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ये है कि द E0 सेल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, E0 सेल एंड del G0 of a cell in which the reaction is, ये रिएक्शन आपका होता है half CD solid plus half Br2 liquid gives out half CD2 plus, ये होगा एक्वस प्लस, ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा Br माइनस एक्वस। ठीक, ये आपका सेल रिएक्शन है। एंड E0 सेल का मान दिया हुआ है आपका कितना, ये है 1.47 वोल्ट, एंड डेल जी का मान है -141.5 किलो जूल रेस्पेक्टिवली। अब ये कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ E0 cell and del G0 for this reaction, ये हो जाएगा आपका इस रिएक्शन के लिए CD सॉलिड प्लस ये होगा Br2 लिक्विड प्लस CD2 प्लस एक्वस प्लस 2Br माइनस एक्वस। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल रिएक्शन है जिसके लिए E सेल और डेल जी का मान दिया है, ये हमारा सेल रिएक्शन है। E0 सेल का मान है 1.47 वोल्ट और डेल G0 का मान है 141.5 किलो जूल। तो ये कहता है कि इस रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या होंगे। अब इस दोनों रिएक्शन को देखो, ये हमारा क्या है रिएक्शन, फर्स्ट ये है क्या आपका हाफ CD सॉलिड प्लस हाफ Br2 लिक्विड गिव्स आउट हाफ CD2 प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। इसको मान लो ये हो गया इक्वेशन 1। और जो तो गिवन है CD सॉलिड प्लस Br2 लिक्विड gives out CD2 plus aqueous plus 2Br minus aqueous, ये हो जाएगा क्या इक्वेशन 2।
अब देखिए, अगर इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए यानी इसमें के लिए n का मान अगर 1 होगा तो इसके लिए n का मान 2 होगा। इस रिएक्शन के लिए n का मान 1, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है और यहाँ जो होगा ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा। देखो यहाँ Cd सॉलिड ये जा रहा है किसमें, Cd2+ में, तो 2+ का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हाफ मोल है तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो होगा n का मान हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा n का मान 2। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू दिए हैं E0 सेल एंड डेल G। ये कहते हो कि E0 सेल जो होंगे ये क्या होते हैं, E0 सेल हो जाएगा क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सिस्टम के मास पर निर्भर नहीं करता, तो ये n के वैल्यू पर निर्भर नहीं करेगा। तो जो इस रिएक्शन के लिए E0 सेल का मान है वही इस रिएक्शन के लिए भी होगा, यानी वैल्यू ऑफ E0 सेल ये होगा 1.47 वोल्ट। अब आपका है क्या डेल G0, ये होता है क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ये था कि अगर 1 मोल का वैल्यू अगर x है तो n मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, nx। तो इसके लिए 1 मोल का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1 मोल का वैल्यू दिया हुआ था आपका कितने के लिए, 1 मोल के लिए वैल्यू दिया था, या ये कहो ये वैल्यू दिया है इस रिएक्शन के लिए -141.5 किलो जूल जब 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो ये क्या होगा, 2 × -141.5 किलो जूल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 283 किलो जूल। ये हो जाएगा क्या, डेल G0 का मान, या फिर ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मान। और इस तरह से हम लोग E0 सेल के सहायता से देखिए क्या क्या चीज ज्ञात किए। E0 सेल से पहले तो हमने ज्ञात कर लिया क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्ञात कर लिया। दूसरा ये था कि E0 सेल से हमने डेल G0 को या फ्री एनर्जी चेंज को ज्ञात किया और इससे रिलेट किया कि अगर फ्री एनर्जी का मान पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन संभव नहीं होगा, फ्री एनर्जी का मान निगेटिव होता है तो वो रिएक्शन संभव होगा। और इस आधार पर इस तरह से हमने फिक्स किया कि अगर E0 सेल का मान पॉजिटिव होता था तो डेल G का मान निगेटिव होता था। तो E0 सेल का मान अगर पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन संभव होगा, या E0 सेल का मान पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा तो वो रिएक्शन संभव नहीं होगा। फिर हमने क्या किया कि फिर इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कर लिया, किससे, फ्री एनर्जी से रिलेट कर लिया। इसके बाद हमने फ्री एनर्जी, किसी भी सेल रिएक्शन के फ्री एनर्जी का मान भी हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ये होता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।